और मुझे लगता है कि टाइगर हिल को फतेह करने की जो कहानी है, जो आपकी वीरता की कहानी है, उसे आज के युवाओं को एक बार नहीं बार बार बताया जाना चाहिए, हजार बार बताया जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी कहानी है जो आपको प्रेरणा से भर देती है, जोश से भर देती है। मैं आपकी जुबानी जानना चाहूंगा, टाइगर हिल को फतेह करने का ये जो जज्बा था कि माइनस टेम्परेचर है, आसपास आपके साथी शहीद हो रहे हैं, आप मर गए हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए पाकिस्तानी सैनिक गोली चलाकर चेक कर रहे हैं कि आपकी मौत हुई है या नहीं। ऐसी परिस्थिति में एक युवा योगेंद्र यादव कैसे उस जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं, वो पूरी दास्तान आज जनतंत्र टीवी के जरिए एक बार फिर से, एक पूरी पीढ़ी बदल गई है, उस तक ये दास्तान फिर पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल 25 साल हो गए, 25 साल, और अभी 26 जुलाई को 25 साल पूर्ण होंगे। मुझे वो पल याद है कि सबसे पहले हमने तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ा, और वो युद्ध 22 दिन तक उस पहाड़ी पे चला। 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर हमने विजय पताका फहराया। उसके बाद फिर हमें टाइगर हिल का फतेह करने का टास्क मिला। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट। पूरा द्रास सेक्टर डोमिनेट था। ऐसी पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने एक विशेष युद्ध नीति बनाई, रणनीति बनाई, प्लानिंग किया कि किस तरह से हम इस पहाड़ी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो एक घातक प्लेटून, एज ए कमांडो टीम सिविल भाषा में कहते हैं, उसके बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। उन जवानों को की आपूर्ति के लिए कुछ जवानों का चयन हुआ। मैं दर्शकों, आपको, नौजवानों साथियों, आपको कहना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के धरती पर पैदा नहीं हुआ, बल्कि आप लोगों की तरह माँ के गर्भ से पैदा हुआ एक आम इंसान, किसान का बेटा था। उस समय तक इतनी पहचान थी कि 18 ग्रेनेडियर ब्राउ कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान हूँ। लेकिन उस 22 दिन की तोलोलिंग की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्निशन पहुंचाना। 22 दिन तक 15 में से 3 जवान हम ऐसे थे जो बिना कुछ खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे, और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों सैनिक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको इस टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला, और मैं उस टीम का हिस्सा बन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, क्योंकि उस टीम को सबसे पहले टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला करना था। टीम के कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, हमें कुछ 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला, और फिर हमने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, क्योंकि दुश्मन दूर से दूर देखता था। इसलिए रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन चेहरे की स्किन फट गई थी, खून टपक रहा था, ऊपर से दुश्मन की भारी गोलाबारी थी। लेकिन हिंदुस्तान के ये जवान, हिंदुस्तान के ये बेटे कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बेखौफ अपने कदमों को बढ़ाते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। तो पत्थर तो गिरेंगे, हमारी भी आवाज हुई, दोनों तरफ से फायर खुल गया। दुश्मन को एहसास हुआ, आभास हो गया कि हिंदुस्तान की फौज हमारे बहुत करीब तक आ गई है। तो फायर खुलते ही हमारी टुकड़ी का रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल हम 7 जवान ही ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने फिर दुश्मन के 2 बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया, और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया। टाइगर हिल टॉप वहाँ से 50-60 मीटर रहा था। टॉप पर तो भारी संख्या में उनकी फौज डिप्लॉयड थी। आधा धुंध हमारे ऊपर गोलाबारी हुआ। ऐसी परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को,
जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए आज सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। फौज में भी एडवांस सिखाया जाता, विड्रॉल नहीं सिखाया जाता। इसलिए हम आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते वो परिस्थिति, वो दृश्य भी आए जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा, मूवी के अंदर देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है, देखा है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी की पॉलिथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ यहाँ तक जाता है और उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल के बाहर हो जाता है। उसका हाथ पकड़ता हूँ, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाता। मेरी बगल में ऐसे बैठा हुआ मेरा ट्रेनिंग का साथी था, ग्रेनेडियर अनंतराम। मैं उसको बोला, यार सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोली लगती है, फेफड़ों से खून की फुहारें छोड़ती, मेरी गोद में आकर कैसे लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ा, वहीं पर एक बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। एक और साथी आगे आया, फिर एक और बम गिरता, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। जब शरीर के अंग कट करके ज़मीन पर गिरते हैं, किस तरह से उछलते हैं, तड़पते हैं, ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और इस तरह से एक एक करके मैंने अपने तमाम साथियों को माँ भारती की गोद में सोते हुए देखा है, शहीद होते हुए देखा है। उनकी तरफ से तो मैं भी मर चुका था। उन्होंने, कमांडर ने, उसने बोला इनकी रीचेक तो कर लो, इनमें कम से कम कोई जिंदा तो नहीं रह गया है। वो आकर के गोलियां मारने लगे। इन आँखों से देख रहा था कि जब जवान, हमारे जवानों की बॉडियों में गोलियां मारते थे तो बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। तो उसने सब सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, पैर में गोली मारी। तो मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने मानवीय क्रूरताओं का तांडव किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें, पत्थर और गालियां देनी शुरू कर, और ये तांडव बहुत देर तक चला। फिर उनके एक जो कमांडर था उसने बोला, नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर डालो और इनके हथियार उठा लो। तो फिर उनका एक जवान दोबारा से गोलियां मार रहा था, एक वेपन उठा रहा था, तो ऐसी तरह से आने लगा। तो जब वो नजदीक आए तब मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा किया, एक दृढ़ संकल्प किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और मैं नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं, आपने महाभारत कई बार देखी होगी, आपने पितामह भीष्म देखे होंगे कि उनकी जो दृढ़ संकल्प था, उनकी जो प्रतिज्ञाएं थी, वो प्रतिज्ञाओं से आप अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको एकत्रित कर सकते हो, अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। और एक इंसान के पास शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और स्पिरिचुअल शक्ति, चारों जो इनको एकत्रित करके आप अपने लक्ष्य को ही नहीं बल्कि अपनी मौत के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा होगा कि पितामह भीष्म का रोम रोम बाणों से छलनी हो गया था, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये आप भी कर सकते हो, आपका भी हो सकता है। और वही दृढ़ संकल्प था जिसकी बदौलत आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। वो आया आकर के फिर भी बाजू में गोली मारी, पैर में गोली मारी, 2 कदम चला, रुक गया, वापस मुड़ा। मैं देख रहा हूं कि अब की बार तो ये सीने पे गोली मारेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और इस देश को भारत मां कहते हैं। ऐसे नहीं कहते, ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता और पराक्रम दिखाते हुए जो बलिदान दिया है, उनकी शौर्य गाथा को दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी पत्थरों पे चलते चलते।
तो यहाँ पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे, शायद माँ भारती ने इकट्ठे कर दिए होंगे। वो गोली जाकर के उस पर टकराई, रिकोचिट हो गई, लेकिन उस गोली के धक्के से आभास हुआ, एहसास हुआ यार मैं तो मर गया हूँ।